क्या आप जानते हैं, महान कहा जाने वाला बादशाह अकबर एक अय्याश बादशाह था। जी हाँ, आपने सही सुना। अकबर एक अत्यंत ही कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके हरम में अबुल फजल के अनुसार 5,000 स्त्रियां थीं, जिसमें से 7 स्त्रियों के साथ अकबर ने निकाह किया था। ईसाई पादरी मानसरेट के अनुसार 300 और हेनरी बलोचमैन के अनुसार 60 स्त्रियां अकबर के जनान खाने में थीं। अकबर के जनान खाने में उसकी बेगमों के अलावा अकबर के मनोरंजन व शारीरिक सुखों के लिए गुलाम स्त्रियों की लंबी जमात भी थी, जिन्हें कनिज, सरार, परिस्तर व बांदी कहा जाता था। इन्हीं में से कुछ गुलाम स्त्रियों को अकबर के विशेष मनोरंजन के लिए भी नियुक्त किया जाता था, जिन्हें नरगिस, केसर, गुल अनार, गुलरंग, मृगनयनी, किशमिश, मोती आदि नामों से जाना जाता था। हर फारसी नववर्ष पर अकबर द्वारा खुशरोज नामक मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें अकबर को जो भी सुंदर स्त्री भा जाती वह उसे अपने हरम में ले जाता था। परंतु इतनी पत्नियों व गुलाम स्त्रियों होने के बावजूद भी अकबर की काम पिपासा इतनी प्रबल थी कि वह अपने दरबारियों व सम्मानित बुजुर्गों की पत्नियों को अपनी बेगम बनाने से नहीं कतराता था। अकबर के दरबारी बदायूनी ने वर्णन किया है कि अकबर शेख अब्दुल वसी की बीबी फातिमा के सौंदर्य से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने शेख साहब के सम्मुख प्रस्ताव रख दिया कि वह उनकी बीबी से निकाह करना चाहता है। और क्योंकि यह कानून था कि यदि शहंशाह को किसी व्यक्ति की बीबी पसंद आ जाए तो उसके शौहर को शहंशाह की खुशी के लिए तलाक देना ही होगा, इसलिए शेख अब्दुल वसी ने शहंशाह के कानून के समक्ष बाध्य होकर अपनी बीवी को तलाक दिया, जिसके पश्चात उन्हें अकबर के जनान खाने में शामिल कर लिया गया और वह अकबर की चौथी बेगम बनी। ऐसा ही बदायूनी एक और घटना का उल्लेख करते हैं कि अकबर की काम लोलुपता की दृष्टि तो शेख सलीम चिश्ती की बीबियों पर भी पड़ गई थी। यही नहीं, अकबर ने अपने अभिभावक वकील व खाने खाना बैरम खान की मृत्यु के पश्चात उनकी युवा पत्नी सलीमा को अपनी तीसरी बेगम बनाया था। अकबर की वासना वृत्तियों का आलम यह था कि अकबर ने राजमहल को वेश्यालय में परिवर्तित कर दिया था। बदायूनी ने विवरण दिया है कि राजधानी में वेश्याएं इतनी अधिक हो गई थीं कि उनकी गिनती कर पाना कठिन हो गया था और अकबर को वेश्याओं के निवास स्थान के लिए निरीक्षक व सचिव नियुक्त करने पड़े थे। एवं अकबर ने लोगों को यह अनुमति दे दी थी कि यदि वह वेश्याओं के साथ रात्रि में शयन करना चाहते हैं तो वह संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। यहां से आप आकलन कर सकते हैं कि अकबर के समय काल में स्त्रियों की क्या दुर्दशा थी। शहंशाह स्वयं स्त्रियों को वेश्याओं के तौर पर भोगने की अनुमति दे रहा था, हालांकि वेश्याओं से सर्वाधिक वासना तृप्ति करने वाले अकबर के दरबारी ही थे। अबुल फजल ने भी राजमहल के निकट एक वेश्यालय का वर्णन किया, जिसे शैतानपुरा कहा जाता था। इन वेश्यालय में वो स्त्रियां होती थीं जिन्हें युद्ध में माल ए गनीमत के तौर पर लूटा गया होता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकबर के सैन्य अभियानों का प्रमुख कारण राजनीतिक नहीं, अपितु अपनी वासना से उपजी काम इच्छाओं की तृप्ति थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात अकबर का प्रथम युद्ध मालवा के बाज बहादुर के विरुद्ध था, जिसकी पत्नी रानी रूपमती अपने अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। एवं अकबर का द्वितीय युद्ध भी गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती के विरुद्ध था। संभवतः इसीलिए जब अकबर के एक सेनापति आदम खां मालवा पर फतह हासिल कर मालवा के हरम पर कब्जा जमा लिया, तो आदम खां की इस गुस्ताखी से क्रोधित हो अकबर ने स्वयं हस्तक्षेप कर पीर मोहम्मद को मालवा भेजा और आगरा से स्वयं कूच किया। हालांकि रानी रूपमती किसी के हाथ न आई और उन्होंने विषपान कर लिया, परंतु आदम खां को अकबर के अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ा और अकबर की दाई मां महम अंगा के बीच बचाव के कारण ही अकबर का क्रोध शांत हुआ। जैसी आसक्ति अकबर की रानी रूपमती के प्रति थी, संभव है कि वैसा दृष्टिकोण ही अकबर का गोंडवाना की रानी दुर्गावती के प्रति भी रहा हो। इसलिए जब रानी दुर्गावती अकबर के सिपाह सलार आसफ खां से युद्ध करते हुए घायल हो गई थी, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया था और गोंडवाना राजमहल की 2 स्त्रियों के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों ने खूंखार मुगल आक्रांताओं से अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। वह 2 स्त्रियां थीं, रानी दुर्गावती की बहन और रानी दुर्गावती की पुत्रवधू,
जिन्हें जीवित रहने का वही दंड भोगना पड़ा कि उन्हें अकबर के हरम में शामिल कर दिया गया। मालवा और गोंडवाना पर फतह करने के पश्चात अकबर का ध्यान केंद्रित हुआ राजपूताना पर, एवं राजपूताना से अकबर के अनेकों राज्यों जैसलमेर, बीकानेर आदि से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, जिसका आरंभ आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरका बाई अथवा जोधा बाई के अकबर से विवाह से माना जाता है। परंतु क्या यह विवाह राजपूत राजाओं की स्वेच्छा से होते थे अथवा उन पर संधि की शर्तों के रूप में थोपे जाते थे? इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार राजा भारमल को अपनी कन्या को विषम परिस्थितियों के कारण मुगलों को सौंपना पड़ा था, क्योंकि अजमेर व मेवात के मुगलिया हाकिम शरीफुद्दीन ने आमेर पर आक्रमण कर राजा भारमल के 3 राजकुमारों को बंधक बना लिया था और उन्हें मुगलों से स्वतंत्र करवाने के लिए राजा भारमल को अपनी कन्या के सतीत्व की बलि चढ़ानी पड़ी। और जिन हाथ, घोड़े, स्वर्ण, रत्न इत्यादि को हरका बाई के विवाह के दहेज के रूप में दर्शाया जाता है, संभवतः वह राजा भारमल द्वारा मुगलों को दी गई फिरौती का भाग था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा भारमल ने अपनी कन्या नहीं अपितु एक दासी अकबर को सौंपी थी। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार कोई भी मध्यकालीन हिंदू एक मुसलमान के साथ विवाह संबंध पसंद नहीं करता था, चाहे वह मुसलमान शाही घराने का ही क्यों ना हो। इसलिए यह संभव ही नहीं कि राजपूत राजा स्वेच्छा से मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करें, अपितु यह संबंध उन पर आक्रमणों के पश्चात थोपे जाते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा द्वारा मुगलों को लिखे एक पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें राजा सुरजनहाड़ा ने अकबर से संधि स्वीकार करने की शर्तों का उल्लेख किया है, जिसमें एक शर्त थी कि राजपूतों को मुगल शाही राजघराने में डोला भेजने की परंपरा से मुक्त किया जाए, जिससे हमें यह पता चलता है कि मुगलों ने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने में एक नवीन परंपरा का आरंभ किया था, जिससे राजपूत सदैव अपमानजनक अनुभव करते थे। यह अपमान का भाव बूंदी तक ही सीमित नहीं था, अपितु कांगड़ा पर भी जब मुगलों ने आक्रमण किया तो कांगड़ा के राजा ने मुगलों को बहुमूल्य वस्तुएं, रत्न इत्यादि तो नजराने के तौर पर दिए, परंतु मुगल हरम में डोला भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यहां आपको यह भी बता दें कि यह भी माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण से पूर्व अकबर ने महाराणा उदय सिंह को भी विवाह संबंधी प्रस्ताव भेजा था, जिसको राणा उदय सिंह ने ठुकरा दिया, और परिणाम स्वरूप जब चित्तौड़गढ़ पर अकबर को फतह मिली तो उसने 30,000 लोगों का नरसंहार किया, जिसमें 10,000 स्त्रियां थीं और हजारों स्त्रियों को गुलाम बना लिया गया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चित्तौड़गढ़ का भीषण नृशंस व बर्बर नरसंहार ने अन्य राजपूत राजाओं के मुगलों के प्रति दृष्टिकोण में एक नया परिवर्तन ला दिया, जिसके पश्चात जैसलमेर, बीकानेर आदि राजपूत राज्यों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना स्वीकार किया था। इन सभी आक्रमणों को अनेकों इतिहासकार अकबर की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बताते हैं, परंतु सत्य यह भी अकबर के युद्ध अभियानों के पीछे उसकी चरित्रहीनता व अनैतिकता से भरा व्यक्तित्व भी है, जो उसके हरम से लेकर युद्ध अभियानों के उद्देश्य तक परिलक्षित होता है। अकबर तो सदैव अय्याश ही था, परंतु वामपंथी वैचारिक दृष्टिकोण से लिखे गए इतिहास ने हमें सत्य देखने ही नहीं दिया। अंत में मैं यह आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अकबर के सत्य से परिचित हो गए होंगे। क्या आपको लगता है अकबर महान था? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें। और यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।